हेलो सस्मिताराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए दोस्तों, वागड़ के जो गुहिल वंश की बात करेंगे कि गुहिल वंश उदयपुर से बढ़ते बढ़ते अलग अलग शाखाओं में वागड़ की तरफ बढ़ा और यहाँ पे डूंगरपुर के गुहिल वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, देखिए एक शासक थे मेवाड़ के गुहिलों की शाखा के सामंत सिंह, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहाँ पर आए थे? वागड़ देश में आए थे। ठीक है, और यहाँ पर आके उन्होंने एक छोटा सा राज्य को एस्टेब्लिश किया था। यहाँ तक आप कहानी समझ चुके होंगे। ठीक है, और राजधानी किसको बनाया था? बड़ौदा को। देखिए बड़ौदा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा था उस समय, गुहिलों के लिए भी और जो भी गुजरात की डायनेस्टी थी उनके लिए भी। तो बड़ौदा पे इन्होंने राजधानी बनाया। इसी कंटेक्स्ट में बात करें मित्रों तो पृथ्वीराज तृतीय का टाइम चल रहा था ये। ठीक है, और पृथ्वीराज का एक प्रतिद्वंदी था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। तो भीमदेव द्वितीय ने क्या किया, जो गुजरात का शासक था उसने ये जो हमारे सामंत सिंह थे इनको गुजरात से निष्कासित कर दिया, मतलब बड़ौदा से निष्कासित कर दिया। बड़ौदा ने राजधानी बनाई थी और इन्होंने जब राजधानी बड़ौदा बनाई तो उसको यहाँ से निष्कासित कर दिया इन्होंने। और क्या किया इसने कि वहाँ का शासक विजयपाल को बना दिया। किसने? भीमदेव द्वितीय ने। यहाँ तक तो आप बात समझ चुके हैं मित्रों। फिर ऐसा माना जाता है कि वागड़ से निष्कासित हो गए जब सामंत सिंह, तो उनके पास कोई चारा ना बचा कि भाई क्या करें, अब तो देश भी खो दिया, साम्राज्य भी खो दिया, कहाँ जाएं। तो पृथ्वीराज तृतीय के सहयोगी बने और उनके पास गए। ठीक है, और पृथ्वीराज ने उनका सम्मान किया और बड़े आवभगत से रखा उन्हें, और उन्हें बहुत सारी राज्य रियासत दी ताकि आप रियासत में राज कर पाए। लेकिन मित्रों इतनी बड़ी बात जब हुई उसके बाद पृथ्वीराज के युद्ध हुआ तराइन का। तराइन के युद्ध में भी सामंत सिंह ने बहुत पृथ्वीराज की साम्य भक्ति के साथ युद्ध लड़ा और तराइन के युद्ध में सामंत सिंह मारा गया। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं मित्रों। ठीक है, सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अब क्या हुआ कि फिर ये काम जब हुआ तो सीधी सी बात है कि जब वो डूंगरपुर के जो शासन कर रहे थे सामंत सिंह, वो मामला ख़त्म हो गया। यहाँ पे सामंत सिंह की मृत्यु हो गई और डूंगरपुर को तो ऑब्वियसली पहले ही हत्या लिया था गुजरात के भीमदेव द्वितीय ने। ठीक है, लेकिन 13वीं शताब्दी में एक और टर्निंग पॉइंट ये आया कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामंत सिंह के वंशज ही थे जैत सिंह। ठीक है, कौन थे? जैत सिंह। याद रखें, सामंत सिंह के वंशज कौन थे? जैत सिंह। जैत सिंह ने वागड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। तो क्या किया इन्होंने? वागड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। और फिर क्या हुआ कि इस जय सिंह के उत्तराधिकारी थे सिंहणदेव और देवपाल ने भील और परमारों को परास्त कर अपने राज्य की सीमा को एक्सपेंड किया। तो भीलों को और परमारों को इन्होंने क्या किया? परास्त किया। किसने दिया? सिंहणदेव और देवपाल ने, जो कि किसके वो उत्तराधिकारी थे? तो ये जयंत सिंह के उत्तराधिकारी थे, जो कि सामंत सिंह का ही वंश का था। ठीक है जी, और यहाँ तक हमने आगे पढ़ा। अब देखते हैं इस डूंगरपुर के राजवंश के बारे में, आगे पढ़ते हैं। वीर सिंह। अब वीर सिंह का जो टाइम पीरियड था मित्रों 1286 से लेकर 1303 था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड। आजकल टाइम लाइन पूछ ली जाती है, कई बार क्रोनोलॉजी पूछ जाती है, कालानुक्रम पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना होगा मित्रों। अब वो टाइम नहीं रहा कि सीधे प्रश्न आते हैं। आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर को मैच करने के लिए भी कह सकता है। आपको राजाओं में लगातार क्रम के विपरीत अवरोही अवरोही कुछ भी करवा सकता है। आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। देखो, ये जो वीर सिंह थे ये देवपाल का उत्तराधिकारी था। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी था? देवपाल का उत्तराधिकारी था। और इसने क्या किया था? डूंगरिया भील को परास्त किया था मित्रों। याद रखना, डूंगरिया भील को परास्त करने वाला कौन सा शासक था डूंगरपुर का? तो ऐसा मत कर देना कि भाई आप कह दो लक्ष्मण सिंह कह दो या फिर और कोई नाम ले लो। यहाँ पे वीर सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो डूंगरिया भील को परास्त करने वाला कोई शासक था, उसका नाम क्या था? वीर सिंह। ठीक है, और इन्होंने वागड़ राज्य का विस्तार भी किया था। यहाँ तक आप पढ़ेंगे वीर सिंह के बारे में। इसके बाद एक शासक आया जिनका नाम था डूंगर सिंह और भजुंड और कर्म सिंह। ये 3 शासक आए लगातार इस टाइम पीरियड में 1303 से 1308 तक। देखो, ये वही टाइम पीरियड है जब रतन सेन पे अलाउद्दीन हमला कर रहा था। ठीक है,
सोचो उस स्थिति में डूंगरपुर की क्या स्थिति रही होगी, इससे हमें देखना होगा कि यहाँ पर डूंगर सिंह, भुजंग सिंह और कर्म सिंह वागड़ के शासक बने थे, ठीक है। और डूंगर सिंह ने क्या किया, अब इम्पोर्टेंट काम ये किया कि भाई इन्होंने राजधानी बड़ौदा से हटाकर क्या किया, डूंगरपुर को बना दिया। किसने? डूंगर सिंह ने। पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। और ये सभी शासक किस नाम से जाने गए? ये जो शासक हैं इनके बारे में हम देखते हैं, ये 3 शासक हैं। ये सभी शासक किस नाम से जाने गए? इन सभी शासकों को आहड़िया कहा गया, क्योंकि आहड़ से कहीं न कहीं इनका संबंध होने के कारण इसे आहड़िया कहा गया। आहड़िया या आहड़िया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखें, जो ये कर्म सिंह जी थे मित्रों, ये कर्म सिंह जी थे, कर्म सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? कान्हड़देव था। याद रखें, कर्म सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? कान्हड़देव था, ठीक है। अब कान्हड़देव के बारे में देख लेते हैं कि भाई उत्तराधिकारी तो कर्ण सिंह का था ये, और इसने क्या किया कि डूंगरपुर के द्वार आदि बनाकर इसको पूरी तरह से सुरक्षित करवाया था। किसने? कान्हड़देव ने। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1388 से 1398। इन 10 साल के पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आगे देखते हैं, कान्हड़देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का टाइम पीरियड देखिए 1398 से 1424 ईस्वी, ठीक है। और इसने क्या किया, पाता रावल के नाम से ये विख्यात थे प्रताप सिंह। क्या नाम था इनका? पाता रावल। याद रखें मित्रों, पाता रावल के नाम से विख्यात थे। और इन्होंने पोलता तालाब, कौन सा तालाब? पोलता या पोतला तालाब बनवाया था इन्होंने। पोतला द्वार भी बनाया था इन्होंने, और प्रतापपुर को भी इन्होंने बसाया था। देखिए, जो प्रतापपुर ब्लॉक है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, और यहाँ पे इन्होंने इसे बसाया था। तो प्रताप सिंह के बारे में आप इतना जानें। इसके बाद बात करते हैं गोपीनाथ की। गोपीनाथ के बारे में देखिए, गोपीनाथ जी जो थे वो बहुत ही अच्छे से रूलर के रूप में देखे गए। एक आर्किटेक्चर में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए, गोपीनाथ जी का जो टाइम पीरियड था वो 1424 से 1447 तक का टाइम पीरियड था। इसके समय में गुजरात के शासक अहमद शाह ने वागड़ पर क्या किया था? अटैक किया था। क्या किया था मित्रों? अटैक किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखें। इस अटैक के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ, और गोपीनाथ को कर देने के लिए विवश होना पड़ा, ये सब बातें हुई। हालांकि गोपीनाथ ने भीलों को भी दबाने का काम किया था। और साथ ही गोपीनाथ ने, बात करें कि गोपीनाथ ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य में मुक्त किया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने सोमनाथ मंदिर है जो कि डूंगरपुर के में अवस्थित है, सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ कहते हैं जिसको। और गेप सागर, इसका निर्माण किसने करवाया था? गोपीनाथ जी ने करवाया था। आगे मित्रों देखते हैं, अगला शासक आए सोमदास। जो टाइम पीरियड था 1447 से लेकर 1480 तक का। इसने बारिया और भीलों को परास्त किया था, ठीक है। बारिया और भीलों को परास्त कर कटारा के पहाड़ी भाग पर आधिपत्य जमाया था। कटारा जो आप देखते हैं सरनेम मिलता है कई बार टीएसपी क्षेत्र में, तो ये कटारा यहीं से आया है। इस गांव के निवासियों को कटारा कहा गया और उन्होंने अपना सरनेम लगा दिया बाद में। तो सोमदास जो थे उन्होंने बारिया और भीलों को परास्त किया, और मालवा के मोहम्मद खिलजी से पराजित हुए थे। याद रखना, मालवा के मोहम्मद खिलजी से पराजित हुए थे सोमदास, ठीक है। और कई बड़ी राशि देनी पड़ी थी उनको, क्योंकि हार गए थे तो देना ही पड़ता था। और इनके शासनकाल में डूंगरपुर में कई जैन और वैष्णव मंदिर का निर्माण हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब मित्रों अगले शासक है गंगादास। देखो, गंगादास के बारे में ये जान लो कि टाइम पीरियड की बात करें तो 1480 से 1497 तक का टाइम था। यह गांगेय व गांगा नाम से जाने जाते थे। क्या नाम था? गांगेय या गांगा के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया? भीलों के उपद्रव को शांत किया और ईडर के शासक भाण को पराजित किया। ईडर के शासक भाण को पराजित किया, याद रखना। और ये बात किस में लिखी गई है? ये बात लिखी गई है डूंगरपुर के वनेश्वर शिलालेख में, ठीक है। तो डूंगरपुर के वनेश्वर शिलालेख में कहा गया है कि ईडर के शासक बाण को पराजित इसने ही किया था। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम है उदय सिंह। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय सिंह के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई थी, क्योंकि हम बात करें जगमाल जिसने बांसवाड़ा बसाया और पृथ्वीराज जिसने डूंगरपुर को बसाया पूरी तरह से, और दो वागड़ को विभाजन हो गया था। वागड़ का विभाजन होने के कारण इस रूरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, उदय सिंह जो थे
वो राणा सांगा के साथ गए थे युद्ध लड़ने। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1527 को, याद रखें सभी, 1527 को। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ उदय सिंह जी गए थे, जो कि डूंगरपुर के शासक थे, ये भी याद रखना। और ये वो वाले उदय सिंह नहीं है कि आप महाराणा प्रताप के पिताजी समझे, ये वो उदय सिंह नहीं है मित्रों, आप बहुत अच्छे से समझ लें। यहाँ पे हिस्ट्री को कई बार घालमेल हो जाता है, अलग अलग शासकों के नाम एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो कई बार हमारे माइंड में कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहती है। यहाँ पे याद रखें कि ये उदय सिंह जो थे वो डूंगरपुर के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने सांगा के साथ कोऑपरेट किया था और उन्हें युद्ध में सहयोग दिया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी मृत्यु के बाद जो डूंगरपुर है का जो वागड़ है वो दो शाखाओं में बट गया। यहाँ पे दो शाखा थी, देखिए, एक पृथ्वीराज और एक जगमाल। देखो, जगमाल ने भी युद्ध में भाग लिया था, यह भी याद रखें, जगमाल भी गया था युद्ध में। कहाँ पे? खानवा के युद्ध में। जगमाल बांसवाड़ा का शासक बना बाद में, तो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ देखिए, उदय सिंह जब वीरगति को प्राप्त हुआ खानवा के युद्ध में, तो इसका पुत्र जगमाल इसी युद्ध में घायल हो गया था। और इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो उदय सिंह ने पहले ही जान लिया था कि दोनों भाई एक नहीं रह सकते, तो उन्होंने वागड़ का क्या किया? डिवीज़न कर दिया था। तो जो पूर्वी भाग था वो जगमाल को दिया गया, ईस्टर्न वागड़ को जगमाल को दिया गया, और वेस्टर्न वागड़ को पृथ्वीराज को दिया गया। दोनों ही पुत्र थे इसके। और उदय सिंह के पश्चात पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा था, ये भी आप ध्यान रखें, डूंगरपुर के क्षेत्र में। और ये वागड़ के क्षेत्र में बांसवाड़ा में कौन बैठा था? जगमाल बैठा था। ये आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगले शासक के बारे में बात करते हैं मित्रों, पृथ्वीराज। आस्करण, सॉरी, पृथ्वीराज हम देख चुके हैं। आस्करण, आस्करण की बात करें तो 1577 का टाइम पीरियड देखें तो इसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें देखते हैं कि जो जो उदय सिंह जो थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया, उनका नाम नीचे कर दिया था इसने, किसने? आस्करण ने। और 1578 में इसी कारण इसे मेवाड़ के प्रताप के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रताप इससे खुश नहीं थे और उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा था कि भाई हमारा गुहिल और मुगलों से अधीनता स्वीकार कर बैठा। तो कहीं ना कहीं प्रताप ने उन पर आक्रमण किया और इस आक्रमण को झेल नहीं पाया, और आक्रमण, हालांकि इसने मुगल सपोर्ट लिया था, तो आस्करण जो था वो मुगल सेना में रहकर कहीं लड़ने नहीं गया था। ठीक है, क्योंकि डर गया था वो, क्योंकि धमका दिया था महाराणा प्रताप ने। ठीक है, ये भी याद रखें। और इसने ही एक शहर आता है, छोटा सा कस्बा आता है आसपुर, वो भी आस्करण ने ही बसाया था, ये भी याद रखें मित्रों। अगले शासक के रूप में हम बात करेंगे शेषमल और बांसवाड़ा का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शेषमल और बांसवाड़ा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें डूंगरपुर को क्षति उठानी पड़ी, और डूंगरपुर को क्षति उठानी पड़ी, इतना ही जाने, इसमें ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अब एक शासक आते हैं जिनका नाम है रावल फतेह सिंह। रावल फतेह सिंह, ये डूंगरपुर के शासक हैं। देखिए, जो फतेह सिंह हैं, ये टाइम पीरियड की बात करें इनका, तो 1790 से 1808 तक का टाइम पीरियड है। और इनका जो काल है, डूंगरपुर राज्य का बहुत पराभव का काल माना जाता है, मतलब पतन का काल। पराभव का मतलब क्या होता है? पतन का काल। ठीक है, फतेह सिंह का काल। ओके, और 1794 से लेकर 1799 की ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को फतेह सिंह द्वारा 3 लाख रुपए देकर संधि करनी पड़ी थी। इंपॉर्टेंट बात है। 1805 में दौलतराव सिंधिया के सेनाध्यक्ष सदाशिव को 2 लाख रुपए डूंगरपुर को देने पड़े थे, और मराठा घेरा मुक्त हुआ था तभी। तो बहुत आपदा आई थी इनके समय, तो कहीं ना कहीं इनका शासनकाल अच्छा नहीं रहा था। और याद रखें कि यह धन नागर ब्राह्मणों ने जबरन वसूल किया था। कैसे किया था? नागर ब्राह्मणों ने जबरन वसूल किया था, मतलब डूंगरपुर को छोड़ दिया था, ये भी याद रखें। राव जसवंत सिंह द्वितीय, ये भी डूंगरपुर के शासक थे। इनका टाइम पीरियड देखें, 1808 से 1845 तक का टाइम था। इसके शासनकाल में सिंधी खुदा दाद खान ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया था। किसने?
सिंधी खुदा दादखा ने कहाँ पर आक्रमण किया था? डूंगरपुर पर आक्रमण किया था। फलतः इसे डूंगरपुर छोड़कर भागना पड़ा था। किसे? जसवंत सिंह सेकंड भाग गया था। फिर जब वार किया तो ये भाग गए थे। ठीक है, सिंधी खुदा दादखा जब आक्रमण करता है तो जसवंत सिंह सेकंड डूंगरपुर छोड़ के भाग गया और 11 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी डूंगरपुर में। और ये जो सर जॉन माल्कम थे इस समय एजीजी, और उस समय इन्होंने क्या किया? संधि कर ली थी मित्रों। अंग्रेज द्वारा शासन की बात की जाए तो 1825 में दलपत सिंह व उदय सिंह शासक बने थे। ठीक है, कौन बने थे? दलपत सिंह, उदय सिंह डूंगरपुर के शासक बने थे, लेकिन ये संधि करके बने थे। ऐसा ही कोई नहीं हो गया था डायरेक्ट कि सीधे ये रूल करने लगे थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज का ही शासन था। उदय सिंह सावली ठाकुर का पुत्र था और इसके बालिग होने तक शासन कार्य मुंशी सफदर हुसैन ने कंपनी के निर्देशन में किया था। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न बन जाते हैं कई बार। तो आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है, तो मैं सारी बातें लेके चल रहा हूँ उस किताब में, जो जो महत्वपूर्ण है वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उदय सिंह की बात। 1845 से 1898 में इनका शासन रहा था। 1857 की क्रांति के समय रावल उदय सिंह डूंगरपुर का शासक था। जब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उस समय डूंगरपुर का शासक कौन था? रावल उदय सिंह। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसने नीमच की आंदोलनकारी सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो नीमच की जो आंदोलनकारी सेना थी उसमें अंग्रेजों की सहायता करने वाला था, अंग्रेज भक्त था, ये भी याद रखें। और कहीं ना कहीं ये बात भी ध्यान रखें कि लॉर्ड लिटन के दरबार में धर्म यात्रा के कारण अनुपस्थित रहा था। ठीक है, तो जब लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार के समय ये धर्म यात्रा पर था, अतः दरबार में शामिल नहीं हो सका था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि दरबार में शामिल हुआ था तो नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेज भक्त था ये बिल्कुल। अगले शासक हैं विजय सिंह। 1898 से 1918 तक का टाइम पीरियड था इनका। हालांकि नाबालिग थे ये, और कौंसिल द्वारा शासन हो रहा था उस समय इनके नाम से। और 1909 में इसे शासन अधिकार सौंपे गए थे। किसे? विजय सिंह को। और डूंगरपुर का जो मॉडर्नाइजेशन किया था, आधुनिकरण किया था, वो किसने किया था? डूंगरपुर सिंह ने, विजय सिंह ने किया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है ये प्रश्न भी। अगला शासक है लक्ष्मण सिंह, और अंतिम शासक रहे थे ये डूंगरपुर में। गुहिल वंश का अंतिम शासक कोई पूछे जाए डूंगरपुर में तो लक्ष्मण सिंह था। 1918 से लेकर 1948 का टाइम पीरियड था इनका। यह नरेंद्र मंडल का सदस्य भी रहा था। ठीक है, और 20 वर्ष तक सदस्य रहा था। कम से कम 20 वर्ष तक तो सदस्य रहे थे नरेंद्र मंडल के। पहली बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि क्रिप्स मिशन में क्रिप्स से मिलने हेतु नरेंद्र मंडल द्वारा गठित समिति का भी सदस्य रहा था। ठीक है, ये भारतीय संविधान सभा का भी सदस्य रहा था। याद रखना, जो लक्ष्मण सिंह जी थे वो भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। साथ ही इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि संयुक्त राजस्थान का उपराज्य प्रमुख भी रहे थे। संयुक्त राज्य का उपराज्य प्रमुख भी रहे थे। इस तरह से हमने डूंगरपुर के गोहिल वंश को प्रॉपरली अच्छे से कवर किया। जो भी हुकुमचंद जैन किताब में इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो पूरे किए हमने। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।